तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होगे। तो स्वागत है आप सभी का आज शाम 8 बजे की लाइव क्लास में, जहाँ पर हम आधुनिक भारत के इतिहास से जुड़े हुए प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात क्लास के सोर्स की, तो इंटरनेट की वेबसाइट है hindijktoday.in और उस वेबसाइट को आज मैं यूज कर रहा हूँ आज की क्लास के क्वेश्चंस के लिए। तो पहले प्रश्न के साथ में आज की लाइव क्लास को मैं स्टार्ट करें इसके पहले सभी लोगों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या एंड वेलकम। दो इन्फॉर्मेशन है नए जुड़े लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करना है ए बी सी या फिर डी लिखने से पहले। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जब मैं 4 विकल्प पढ़ देता हूँ, चौथा विकल्प पढ़ देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो उसी 10 सेकंड के ड्यूरेशन में आपको अपने आंसर्स टाइप करने होते हैं। तो जब मैं चौथा विकल्प पढ़ देता हूँ उसके बाद आप अपने आंसर्स को टाइप करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ में हम आज की लाइव की क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का हमारा पहला प्रश्न यहाँ से हम देख लेते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो हमें बताना है उस व्यक्ति का नाम जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। CP रामास्वामी अय्यर ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना ऑप्शन बी, BN शर्मा ऑप्शन सी, या फिर शंकरण नायर ऑप्शन डी। तो हमें बताना है उस व्यक्ति का नाम जिसने जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन कर दिया था। CP रामास्वामी कहने के लिए एक लिख करके ए टाइप कर दीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना कहने के लिए एक लिख करके फिर बी टाइप कर दीजिए, BN शर्मा लिखने के लिए फिर एक लिख करके सी टाइप कर दीजिए, और शंकरण नायर कहने के लिए एक लिख करके फिर डी टाइप कर दीजिए। और मुझे बताइए पहले प्रश्न का सही जवाब क्या है। जलियांवाला बाग हम देखते हैं 1919 में हमें यह घटना दिखाई देती है बैसाखी के दिन, और एक बड़े घटनाक्रम के रूप में हमें दिखाई देती है जिसके विरोध में फिर लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी होती है। और इससे आहत होकर के जो तमाम सारी घटनाएं होती हैं जिनमें काफ़ी सारे लोग होते हैं, जिनमें से खासतौर से रविंद्रनाथ टैगोर जी और महात्मा गांधी जी जो अपने बोअर और जुलू पदक वापस कर देते हैं, अपनी उपाधियां और नाइटहुड की उपाधि वापस कर देते हैं, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको बताना था कि जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में कौन सा व्यक्ति है जिसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। पहले प्रश्न के रूप में आज हमने आपसे ये पूछा था, CP रामास्वामी अय्यर थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, BN शर्मा थे, या फिर शंकरण नायर थे। तो पहले प्रश्न का सही जवाब हम यहाँ से देख लेते हैं। तो हमारे पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, शंकरण नायर। तो शंकरण नायर वह व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था कि वायसराय की कार्यकारी परिषद से क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। कब इस्तीफा इन्होंने दे दिया था, जब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके विरोध में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड विरोध में इन्होंने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया हुआ था। जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध के परिणाम स्वरूप शंकरण नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये हो गई बात हमारी किसके बारे में, तो ये हो गई हमारी बात शंकरण नायर के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, जलियांवाले बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी। ये प्रश्न मुझे लग रहा है सबसे आसान प्रश्न है, तो किसी को भी इस प्रश्न का आंसर गलत नहीं करना है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है, यह घटना घटित किस दिन हुई थी। ऑप्शन ए है 16 अप्रैल 1919। उस दिन बैसाखी का दिन था, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बैसाखी जो एक प्रमुख त्यौहार होता है सिखों में, वो था। तो 16 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 3 अप्रैल 1919, या फिर 14 अप्रैल 1919। दूसरा आज का हमारा प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन से दिन घटित हुआ था। 16 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 3 अप्रैल 1919, या फिर 14 अप्रैल 1919। आप बताइए। हमारे दूसरे प्रश्न में आप 2 लिख करके ए टाइप कर दीजिए 16 अप्रैल के लिए, बी टाइप कर दीजिए 13 अप्रैल कहने के लिए, सी टाइप कर दीजिए 3 अप्रैल कहने के लिए, और डी टाइप कर दीजिए 14 अप्रैल कहने के लिए। तो 2 लिख करके फिर ए बी सी और डी टाइप करके मुझे बताइए हमारे आज के दूसरे प्रश्न का सही जवाब क्या है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम स्वरूप जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई है, यह घटना किस तारीख को हुई थी, और इसी घटना के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उससे किसने इस्तीफा दे दिया था। तो जो शंकरण नायर थे, इन्होंने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो चलिए हम दोस्तों आज के अपने दूसरे प्रश्न का सही जवाब यहाँ से देख लेते हैं। तो हमारा आज का जो दूसरा प्रश्न था, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919। लगभग सभी लोगों ने इस प्रश्न का आंसर सही किया हुआ है, तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो 13 अप्रैल
अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हमें दिखाई पड़ती है और ये हुई थी अमृतसर के जलियांवाला बाग में। इसी दिन लोगों ने रॉयलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग था वहाँ पर एकत्रित हुए थे और यहीं पर जनरल डायर के फिर कहने पर क्या हुआ था, अंधाधुंध गोलियां चली थी और तमाम सारे लोग मारे गए थे। तो कुल मिलाकर के बात ये थी कि ये लोग विरोध कर रहे थे रॉयलेट एक्ट का और रॉयलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर है वहाँ पर जलियांवाला बाग में ये एक सभा हो रही थी और वहीं पर गोली चलाई गई थी। वो दिन था 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से आज के अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, गदर जर्नल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई? तो ये हमारा आज का जो प्रश्न है ये किससे है? ये हमारा पत्र पत्रिकाओं के शीर्षक से। तो आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है, आज का हमारा तीसरा प्रश्न है पत्र पत्रिकाओं के शीर्षक से। आपको बताना है जो गदर जर्नल नामक पत्र पत्रिका थी यह सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज में जो है प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो गदर जर्नल है ये कौन सी लैंग्वेज में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, पब्लिश हुई थी। ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी पंजाबी या फिर ऑप्शन डी पश्तू। तो मुझे बताइए कि गदर जर्नल सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज में प्रकाशित हुई थी। उर्दू में ए कह दीजिए, अंग्रेजी में बी लिख दीजिए, पंजाबी में सी लिख दीजिए और पश्तू में डी लिख दीजिए। 3 लिख करके ए बी सी और डी टाइप कर दीजिए, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी और पश्तू। गदर जर्नल कौन सी भाषा में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था? 3 लिख करके फिर मुझे बताइए आज के हमारे तीसरे प्रश्न का सही जवाब क्या है, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी या फिर पश्तू। तो 3 लिख करके मुझे गदर जर्नल के बारे में फटाफट बता दीजिए। मैं अभी भी आप सबके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ। 10 सेकंड का समय धीरे धीरे निकला जा रहा है। तो बिल्कुल हमारे तीसरे प्रश्न का सही जवाब क्या है, अब यहाँ से हम आइए देख लेते हैं। तो आज के हमारे तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उर्दू। दोस्तों 1913 में गदर पत्रिका का प्रकाशन उर्दू भाषा के साथ में शुरू हुआ था। इसके बाद में इसे अंग्रेजी, पंजाबी और पश्तू में भी प्रकाशित किया गया था। तो दोस्तों जो गदर पत्रिका थी इसका प्रकाशन शुरू हुआ था 1913 में और सबसे पहले जो गदर जर्नल थी ये प्रकाशित हुई थी किस लैंग्वेज में? तो वो थी हमारी उर्दू। ठीक है, तो उर्दू लैंग्वेज में ये सबसे पहले प्रकाशित हुई, तो उसके बाद में फिर इसे अंग्रेजी, पंजाबी, पश्तू में भी प्रकाशित किया गया था। तो ये था हमारा आज का तीसरा प्रश्न जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए उर्दू। अब बढ़ते हैं यहाँ से हम आज के अपने चौथे प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न क्या है। तो हमारा आज का चौथा प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? तो दोस्तों भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम है इसमें चंद्रशेखर आजाद का एक हमें बड़ा व्यक्तित्व देखने को मिलता है। आपको बताना है कि अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में जो इन्हें गोली मारी गई थी यह कौन सी तारीख को, यह घटना कौन सी तारीख को हुई थी? आपकी ऑप्शन है, ऑप्शन ए 27 फरवरी 1931, ऑप्शन बी है 11 फरवरी 1931, उसके बाद में ऑप्शन सी है हमारा 13 अप्रैल 1931 या फिर 14 अगस्त 1931। तो अगर आप ध्यान रखते होंगे उनकी जयंती के बारे में तो आपको याद होगा 27 फरवरी 1931 कहने के लिए 4 लिख करके ए लिख दीजिए, 11 फरवरी 1931 कहने के लिए 4 लिख करके बी लिख दीजिए, 13 अप्रैल 1931 कहने के लिए 4 लिख करके फिर सी लिख दीजिए और 14 अगस्त 1931 कहने के लिए 4 लिख करके फिर हमारे लिए आप क्या करिए, डी लिख दीजिए। तो मुझे बताइए कि चंद्रशेखर आज़ाद जो थे इनकी शहादत किस तारीख को हुई थी? 27 फरवरी 1931 ऑप्शन ए, 11 फरवरी 1931 ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1931 ऑप्शन सी या फिर 14 अगस्त 1931 ऑप्शन डी। तो फटाफट मुझे 4 लिख करके ए बी सी या फिर डी टाइप करके बताइए हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो 10 सेकंड का समय जो था वो धीरे धीरे हमारा निकलता चला जा रहा है। 27 फरवरी, 11 फरवरी, 13 अप्रैल या फिर 14 अगस्त 1931 चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत कब हुई थी आपको यह बताना था। तो चलिए हम आज के अपने चौथे प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। तो हमारे आज के चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 27 फरवरी 1931। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म था वो 23 जुलाई 1906 को मिडिल इंडिया में हुआ था, मध्य भारत में होता, और एक मुठभेड़ में अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ये क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो 27 फरवरी 1931 को इनका शहादत दिवस मनाया जाता है, इनकी जयंती मनाई जाती है और इसी तारीख को ये शहीद हो गए थे। कब? 27 फरवरी 1931 को। तो ये था हमारा आज का चौथा प्रश्न जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए 27 फरवरी 1931। अब बढ़ते हैं हम आज के अपने पांचवें प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न क्या था। हमारा आज का पांचवा प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है। तो आपको बताना है भारत में जो पहली बार जनगणना है वो कब की गई थी। तो हमारे ऑप्शन हैं 1884, 1872, 1881 या फिर 1891। तो आपको बताना है, अब प्रत्येक 10 वर्ष में हमारी जो है जनगणना वो की जाती है। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो के समय से जनगणना की जो है शुरुआत हो गई थी, उसके बाद में नियमित रूप से जनगणना की जाने लगी थी। तो आपको बताना है भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो कब की गई थी। ऑप्शन ए है 1884 में, ऑप्शन बी है 1872 में,
ऑप्शन सी 1881 में या फिर 1891 में। तो 1884, 72, 81 और 91 क्या है सही वर्ष जिस वर्ष भारत में पहली जनगणना की गई थी? तो आपको ये बताना है कि भारत में पहली जनगणना कब की गई थी। अब प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में भारत में जो है जनगणना वो की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट मुझे बता दीजिए कि भारत में जो प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है, इसमें आप मुझे ये बता दीजिए फटाफट कि पहली जनगणना कब की गई थी। तो 1884 में, 1872 में, 1881 में या फिर 1891 में। 5 लिख करके फिर ए बी सी और डी टाइप करके मुझे बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? तो चलिए 10 सेकंड का समय करीब करीब खत्म हो गया। तो 85 या फिर जो हमारा आज का 5वां प्रश्न है, इस हम आज के अपने 5वें प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। हमारे आज के 5वें प्रश्न का सही जवाब क्या है? तो हमारे 5वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1872। भारत में पहली बार जनगणना जो की गई थी वो की गई थी 1872 में, परंतु व्यवस्थित रूप से पहली जनगणना जो की गई थी वो हमारी की गई थी 1881 में। इसके बाद में हमें 2011 में एक जनगणना देखने को मिली थी। अब 2021 में वापस से भारत में जनगणना होगी। तो पहली जनगणना हुई थी 1882 में, लेकिन पहली बार अगर बात करें नियमित रूप से तो वो जनगणना शुरू हुई थी 1881 से। तब से प्रत्येक 10 वर्ष बाद में भारत में जनगणना की जाती है। तो हमारे 85वें प्रश्न का या फिर हमारे आज के 5वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1872। भारत में जो पहली बार जनगणना थी वो 1872 में की गई थी। तो 5वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1872। बढ़ते हम आज के यहाँ से छठे प्रश्न की तरफ अपने देख लेते हैं हमारा आज का छठा प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा छठा प्रश्न ये कि प्राचीन भारत में कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की हुई थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ISOA, इसकी स्थापना किसने की थी? ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। क्यों? प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए, जो ओल्ड आर्ट थी उसको एक बार में फिर से रिहैबिलिटेट करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो थी, ओरिएंटल आर्ट, इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी? अरविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पे अरविंद आप कर लीजिएगा, अरविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ गांगुली या फिर मुकुल डे। तो कौन था वह व्यक्ति जिसने प्राचीन भारत की कला को जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो थी, ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो थी वो की हुई थी? ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की हुई थी जो अरविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी, सुरेंद्रनाथ गांगुली, ऑप्शन सी, मुकुल डे, ऑप्शन डी। तो मुझे बताइए 6 लिख करके ए बी सी और डी टाइप करके मुझे बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। प्राचीन भारत की कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो है, ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो थी ये किसने की हुई थी? अरविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी, अरविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी, सुरेंद्रनाथ गांगुली, ऑप्शन सी, या फिर मुकुल डे, ऑप्शन डी। तो मुझे बताइए 6 लिख करके ए बी सी डी टाइप करके मुझे बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। 10 सेकंड का समय धीरे धीरे सरकता चला जा रहा है। प्राचीन भारत की कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो थी ये किसने की हुई थी? अरविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ टैगोर या फिर मुकुल डे। तो चलिए आज के हम अपने छठे प्रश्न का सही जवाब यहाँ से देख लेते हैं। तो हमारे आज के छठे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन है अरविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों जो अरविंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने क्या किया हुआ था? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की स्थापना की थी। और ये स्थापना इन्होंने की कहाँ पर थी? तो ये स्थापना की गई थी कलकत्ता में। ये सरकारी कला विद्यालय के मुख्याध्यापक भी हुआ करते थे। तो जो हमारा ओरिएंटल आर्ट है, ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसकी स्थापना की हुई है अरविंद्रनाथ टैगोर। इसीलिए हमारे आज के 8वें प्रश्न का सही जवाब हो गया, सॉरी छठे प्रश्न का सही जवाब हमारे हो गया है, वो हो गया ऑप्शन है अरविंद्रनाथ टैगोर। अब बढ़ते हैं यहाँ से हम आज के अपने 7वें प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं हमारा आज का 7वां प्रश्न क्या है। तो हमारा 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी किताब है जो गांधी जी के द्वारा लिखी गई? गांधी जी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई है। नीचे एक क्रम दिया गया जिसमें एक पुस्तक है जो गांधी जी के द्वारा लिखी गई, आपको उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है द व्यू ऑफ लाइफ, ऑप्शन ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, दूसरा है हिंद स्वराज, तीसरा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया और चौथा है माई ट्रुथ। ठीक है, तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के बारे में एक हिंदू का नजरिया, उसके अलावा हिंद स्वराज दूसरा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज तीसरा, और माई ट्रूथ यानी कि मेरी सच्चाई ये चौथा। तो आप बताइए 7 लिख करके ABCD टाइप करके मुझे बताइए इसमें से कौन सी किताब है जो गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। गांधी जी ने जिस किताब को लिखा है वो द व्यू ऑफ लाइफ है, वो हिंद स्वराज है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या फिर माई ट्रूथ है। तो 7 लिख करके फिर A B C और D टाइप करके मुझे बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। 7 लिख करके ABCD टाइप कर दीजिए। द व्यू ऑफ लाइफ कहने के लिए A टाइप कर दीजिए,
हिंद स्वराज कहने के लिए बी टाइप कर दीजिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहने के लिए सी टाइप कर दीजिए और माई ट्रूथ कहने के लिए डी टाइप कर दीजिए। और बताइए मुझे आज के 7वें प्रश्न का सही जवाब क्या है। कौन सी किताब है जो गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। तो वो थी व्यू ऑफ लाइफ, या फिर हिंद स्वराज, या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, फिर माई ट्रूथ। तो चलिए दोस्तों, आज के हम 7वें प्रश्न का सही जवाब यहाँ से देख लेते हैं। तो हमारे आज के 7वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, हिंद स्वराज। महात्मा गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी हुई थी। इस पुस्तक में स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में लिखा गया था। तो दोस्तों, जो हिंद स्वराज पुस्तक है, याद रखिएगा, ये हिंद स्वराज किताब लिखी हुई है गांधी जी ने। ठीक है, हिंद स्वराज किताब लिखी हुई गांधी जी ने, और ये किताब इन्होंने लिखी थी 1909 में। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं आज के अपने 8वें प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं हमारा यहाँ से आज का 8वां प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा 8वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले कौन सी घटना घटी हुई थी। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई, इसके पहले एक बड़ी घटना घटी हुई थी, बस आपको उस घटना का नाम बताना है। ऑप्शन ए है बंगाल का विभाजन, ऑप्शन बी है इल्बर्ट विल, ऑप्शन सी है रोलेट एक्ट का पारित होना, या फिर ऑप्शन डी है मॉर्ले मिंटो सुधार। तो एक बड़े विरोध प्रदर्शन के रूप में हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड उसके परिणाम स्वरूप दिखाई देता है। तो 8 लिख करके फिर ए बी सी और डी टाइप करके मुझे बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले कौन सी घटना घटी हुई थी। वो बंगाल का विभाजन था, वो एल्बर्ट विल विवाद था, वो रॉलेट एक्ट पारित होना था, या फिर मॉर्ले मिंटो सुधार था। 8 लिख करके ए बी सी और डी टाइप करके मुझे बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। 10 सेकंड का समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो फटाफट मुझे कमेंट कर दीजिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले कौन सी घटना घटी हुई थी। वो बंगाल का विभाजन था, वो एल्बर्ट विल विवाद था, वो रोलेट एक्ट का पारित होना था, या फिर मॉर्ले मिंटो सुधार था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले कौन सी घटना घटी हुई थी। बंगाल विभाजन ऑप्शन ए, एल्बर्ट विल ऑप्शन बी, रोलेट एक्ट का पारित होना ऑप्शन सी, और मॉर्ले मिंटो सुधार ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों, आज के हम अपने 8वें प्रश्न का सही जवाब यहाँ से देख लेते हैं। तो हमारे आज के 8वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रोलेट एक्ट का पारित होना। और इसी रोलेट एक्ट के विरोध में ही क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो एक अमृतसर में एक सभा हुई थी, और उस सभा में फिर क्या हुआ था, गोलियां चलाई गई थी 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। तो रोलेट एक्ट जो हुआ था, ये 18 मार्च 1919 को इंपीरियल विधान परिषद ने पारित किया था। इस अधिनियम में क्रांतिकारियों को बिना ट्रायल ही सजा देने का प्रावधान था। तो इसलिए जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले की घटना है, रोलेट एक्ट का पारित होना। तो 8वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रोलेट एक्ट का पारित होना। बढ़ते हैं यहाँ से आज के अपने 9वें प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं आज का हमारा 9वां प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, आज का हमारा 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी थी। तो हमें उस घटना का नाम बताना है जो खिलाफत आंदोलन की असफलता का कारण बनी हुई थी। ऑप्शन ए है ब्रिटिश सरकार द्वारा मुस्लिमों को छूट का दिया जाना, ऑप्शन बी है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता, ऑप्शन सी है तुर्की में क्रांति, या फिर ऑप्शन डी है चौरी चौरा की घटना। तो वो कौन सी घटना थी जिसने खिलाफत आंदोलन के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी और खिलाफत आंदोलन की असफलता के तौर पर उसे देखा जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा मुस्लिमों को छूट दिया जाना, ऑप्शन ए लिख दीजिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया था, ऑप्शन बी लिख दीजिए। तुर्की में क्रांति हो गई थी, ऑप्शन सी लिख दीजिए। या फिर चौरी चौरा कांड की घटना हुई थी, ऑप्शन डी लिख दीजिए। तो 9 लिख करके फिर ए बी सी और डी टाइप करके मुझे बताइए आज के हमारे 9वें प्रश्न का सही जवाब क्या है। कौन सी घटना थी जो खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी हुई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा मुस्लिमों को छूट कहने के लिए ऑप्शन ए टाइप कर दीजिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया था, ये बात कहने के लिए ऑप्शन बी टाइप कर दीजिए 9 लिख करके। तुर्की में क्रांति हो गई थी, 9 लिख करके ऑप्शन टी टाइप कर दीजिए। और चौरी चौरा कांड की घटना हुई थी, 9 लिख करके ऑप्शन डी टाइप कर दीजिए। तो मुझे बताइए 9वें प्रश्न का सही जवाब क्या है। करीब करीब 10 सेकंड का समय हो गया, तो चलिए हम आज के अपने 9वें प्रश्न का सही जवाब यहाँ से देख लेते हैं। तो आज के हमारे 9वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, तुर्की में क्रांति। क्या हुआ था दोस्तों, 1922 में तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति हुई थी, जिसके द्वारा तुर्की में धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना हो गई थी। इसके साथ ही तुर्की की सरकार ने 2 साल के भीतर खिलाफत आंदोलन को क्या किया था, दबा दिया था। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में 1922 में जब तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार बनी, उसके बाद में 2 साल के भीतर ही खिलाफत आंदोलन को दबा दिया गया था। तो जो तुर्की की क्रांति है, ये एक बड़ा कारण बनती है किसके लिए, खिलाफत आंदोलन के दबाए जाने के लिए। अब आज के हम अपने 10वें और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं कि आज का हमारा 10वां और अंतिम प्रश्न क्या है। शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, इस परिषद को क्या कहा जाता था, न्याय प्रधान, अष्टसेना, अष्टसिद्ध, या फिर अष्टप्रधान। तो 10 लिख करके फिर ए बी सी और डी टाइप करके मुझे बताइए आज के इस 10वें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो आज की लाइव क्लास से आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
लाइव क्लास प्रत्येक शाम 8 बजे होती है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें तो लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहेगी। और 10वें और अंतिम प्रश्न के लिए आप फटाफट आंसर कर दीजिए कि जो शिवाजी की 8 मंत्रियों के मंत्रिपरिषद थे, इसे क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान, अष्टसिद्धि, अष्टसेना या फिर न्याय प्रधान? तो 10 लिख करके ABCD टाइप करके मुझे इस प्रश्न का आंसर फटाफट बता दीजिए कि हमारे आज के 10वें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब क्या है। बाकी सारी जो क्लासेज है वो मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए, आप वहाँ से जा करके इसको देख सकते हैं जो बाकी सारी चीज़ें। अगर आज आपको लाइव क्लास पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो लाइव क्लास लाइक कर दें, अपने सुझाव हमें कमेंट करें और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। तो हम आज के अपने 10वें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब यहाँ से देख लेते हैं। तो हमारे आज के 10वें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अष्टप्रधान। जो शिवाजी महाराज थे, इन्होंने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 मंत्रियों के परिषद अष्टप्रधान का गठन किया था। इस परिषद की स्थापना 1674 ईस्वी में की गई थी, ईस्वी में की गई थी। तो 1674 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने क्या किया था? अष्ट प्रधान का गठन किया था। ये 8 मंत्रियों की एक परिषद हुआ करती थी। तो आज की लाइव क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव क्लास। थैंक यू।